स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज हम डिस्कस करेंगे 8 MCQs। यहाँ पर हम MCQs को केवल डिस्कस करेंगे, रटेंगे नहीं, यहाँ पे समझ समझ कर पढ़ेंगे। तो आपके सामने ये 8 MCQs ज़रूर है, लेकिन असलियत में ये 30 से 40 MCQs हो जाएंगे। यहाँ पर हमको समझ समझ के पढ़ेंगे, फिगर एंड फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। आप लास्ट में देखेंगे आपने बहुत कुछ नया सीखा है और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच जाए। चलिए डिस्कस करते हैं अपने MCQs को। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी गॉट सिटी ऑफ लिटरेचर टाइटल बाय द यूनेस्को। ऑप्शन ए ग्वालियर, चेन्नई, हैदराबाद एंड कोझिकोड। हाँ, और सबसे पहली बात यह है कि आपको मैं डायरेक्ट आंसर मेरे बताने से पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, अपनी कॉपी में लिखना है उसको, और फिर आपको इसको अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपको देखना है। चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ है? केरला में। ये देखिए यहाँ पर केरला है, तो यहाँ पे कोझिकोड में यहाँ पे क्या मिला है? सिटी ऑफ लिटरेचर। किसने दिया? यूनेस्को ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंट ही मिला है इंडिया को। ठीक है, इसको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। अभी जो कोझिकोड है केरला में, ये सिटी ऑफ, इसको मिला है सिटी ऑफ लिटरेचर टाइटल मिला है यूनेस्को की साइड से। ये इंडिया की पहली क्या बनी है? पहली सिटी बनी है इंडिया की जिसने कि ये टाइटल रिसीव करा है। ठीक है, अब आप पूछोगे अभी तो हमने ग्वालियर भी सुना था। बिल्कुल सही है, ग्वालियर को भी मिला है, लेकिन सिटी ऑफ म्यूज़िक में मिला है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना ग्वालियर में और कोझिकोड में। कोझिकोड को मिला है सिटी ऑफ लिटरेचर और सिटी ऑफ म्यूज़िक का मिला है ग्वालियर को, और चेन्नई को पहले मिल चुका है सिटी ऑफ म्यूज़िक का। ठीक है, यहाँ पे आपने ऑप्शन देख लिए सारे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट सीक्वेंस ऑफ ईस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ईस्ट वर्ड फ्लोइंग का मतलब है पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ। इन द पेनिनसुलर रीजन मतलब कि साउदर्न इंडिया में ये वाली चीज़, ये जो इंडिया की ये वाली चीज़ होती है इसको पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ मतलब कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ऊपर से नीचे। तो पहला ऑप्शन है स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगई। सेकंड ऑप्शन है स्वर्ण रेखा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार, वेगई। थर्ड ऑप्शन है महानदी, स्वर्ण रेखा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार, वेगई। और डी ऑप्शन है महानदी, स्वर्ण रेखा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, वेगई। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। अगर हम इसको समझ लेंगे तो बहुत सारे हम क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। चलिए, इसका आंसर है स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगई। चलिए समझते हैं इसको। ये देखिए, ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पर है स्वर्ण रेखा। ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगई। ये है सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा ये है महानदी। ठीक है, ये है गोदावरी, ये है कृष्णा, ये है पेन्नूरू। ठीक है, और ये है कावेरी और ये है वेगई। ठीक है, आप इसको, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आंखों में आप रिटेन कर लो, आंखों में इसको बसा लो। अगर हम स्वर्ण रेखा की बात करते हैं, ये देखो, अगर स्वर्ण रेखा की बात करें तो स्वर्ण रेखा जो है वो झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से बहती है। ठीक है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा होती हुई बहती है। अब इसको स्वर्ण रेखा क्यों बोलते हैं? स्वर्ण का मतलब है, एक मिनट, इसको स्वर्ण रेखा इसलिए बोलते हैं, ये देखिए, ये स्वर्ण रेखा हम इसको इसलिए बोलते हैं, स्वर्ण का मतलब है गोल्ड। तो इस नदी में गोल्ड पाया जाता है, सोना पाया जाता है ना मज़े की बात, किसको स्वर्ण रेखा बोलते हैं। अब ये है महानदी। महानदी जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आपने सब ज़रूर सुना होगा हीराकुंड डैम के बारे में। ठीक है, हीराकुंड डैम के बारे में आपको सुना है। हीराकुंड डैम जो है वो महानदी के ऊपर है और ये उड़ीसा में है। ठीक है, हमने सीखा यहाँ पे क्या सीखा कि महानदी है, उड़ीसा में है, और ये इसके ऊपर हीराकुंड डैम है जो कि उड़ीसा में है, और ये मल्टीपर्पज़ डैम है।
ठीक है, इसको कॉपी में नोट कर लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये जो मैं आपको बता रही हूँ, एक साथ कंपाइल करके सब कुछ बता रही हूँ मैं आपको। तो ये मल्टीपर्पज़ डैम है। मल्टीपर्पज़ डैम का मतलब क्या है? ऐसा डैम जो कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि बिजली बनाने के काम आएगा, इरिगेशन मतलब कि इरिगेशन करने के काम आएगा, सिंचाई के काम आएगा, और तीसरा हो गया फ्लड कंट्रोल। फ्लड कंट्रोल का मतलब बाढ़ को कंट्रोल करने के काम आता है। ठीक है, महानदी है, तो यहाँ पे हीराकुंड डैम है, उड़ीसा में है, मल्टीपर्पज़ डैम है। और साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2021 में हीराकुंड डैम को रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लो, एग्ज़ाम में कभी पूछा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं गोदावरी की। अभी जो गोदावरी रिवर है, गोदावरी रिवर जो है, ये देखिए यहाँ पे बात करते हैं गोदावरी रिवर है, वो इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, सेकंड लॉन्गेस्ट नदी है। ठीक है, किसके बाद? गंगा के बाद। अगर हम पूरी इंडिया के बारे में बात करें, तो ये गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर हम पेनिनसुलर इंडिया में बात करें, पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, मतलब कि यहाँ से इतने एरिया की बात करें, तो ये फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर है, मतलब कि पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है। इसको वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी बोला जाता है। ठीक है, बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा भी इसको बोला जाता है। चलिए, ये तो हो गया गोदावरी के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा है कृष्णा के बारे में। कृष्णा नदी, अगर कृष्णा नदी को देखें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके ऊपर नागार्जुन डैम है। ये आपको याद कर लेना है, मतलब इसको ध्यान से पढ़ो इन सभी चीज़ों को कि इस पर क्या है, नागार्जुन डैम है। चलिए अब हम बात करते हैं पेन्नूरू रिवर की। देखो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो कभी कभी एग्ज़ाम में हमें पेन्नाई दिया जाता है, पेन्नाई रिवर, कभी पेन्नार रिवर, इन सभी का नाम एक ही है। ठीक है, चाहे एग्ज़ाम में पेन्नूरू आए, पेन्नाई आए या फिर पेन्नार आए। ठीक है, अब चलते हैं कावेरी रिवर पे। ये देखिए कावेरी रिवर के बारे में हम लोगों ने पहले भी अपने एमसीक्यू वीडियोस में आपको बता रखा है। कावेरी रिवर जो है वो साउथर्न इंडिया में बहती है। साथ में ये पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल रिवर का मतलब क्या है कि इसमें साल भर पानी भरा रहता है। वो कैसे भरा रहता है? वो ऐसे भरा रहता है कि जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो भी इसको पानी मिलता है, और जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट मानसून, तभी भी इसको पानी, मतलब कि आता मानसून और जाता मानसून दोनों से ही इसको पानी मिलता है। तो इसलिए पेरिनियल रिवर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्ज़ाम में पूछते हैं और पूछा जाएगा आगे। अब चलते हैं, अब हम बात करते हैं वेगई रिवर की। वेगई रिवर जो है वो साउदर्न मोस्ट रिवर है, सबसे नीचे की रिवर है, सबसे नीचे की रिवर। ठीक है, सबसे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वेगई कहाँ पर है, साउदर्न मोस्ट रिवर है। तो अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे क्या समझा, यहाँ पे स्वर्ण रेखा है, फिर यहाँ पे महानदी है। ठीक है, यहाँ पर है गोदावरी, यहाँ पर है कृष्णा, और यहाँ पर है पेन्नार, यहाँ पर है कावेरी, पेन्नार होगी, कावेरी हो गया, और वेगई। तो यहाँ पे हमने कितने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। सबसे बड़ी बात है अगर हमसे कोई, और ये सारी ईस्ट फ्लोइंग है, मतलब कि पूरब की साइड बहने वाली सारी नदियाँ हैं। अगर इनमें से भी कोई ऑप्शन आपके पास आ जाए ना कि पेन्नार रिवर जो है वो पश्चिम की साइड बहती है, वेस्ट की साइड बहती है, कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं बहती, ये तो हमने पढ़ा था कि ईस्ट की साइड बहती है। तो एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया। बाकी जो मैंने आपको बताया है कि स्वर्ण रेखा वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में बहती है। दूसरा मैंने आपको बताया कि महानदी पर हीराकुंड डैम है, और हीराकुंड रिजर्वायर को 2021 में रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है, और ये मल्टीपर्पज़ डैम है। गोदावरी रिवर के बारे में मैंने आपको बताया कि ये इंडिया की, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, इंडिया की, पूरे इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी रिवर है गंगा के बाद। लेकिन अगर हम केवल पेनिनसुला इंडिया की बात करें तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट लॉन्गेस्ट है। ये गोदावरी के बारे में हो गया। कृष्णा के बारे में क्या हुआ कि इसके ऊपर नागार्जुन सागर डैम है। पेन्नूर रिवर के मैंने आपको नाम बता दिए, पेन्नूरू को पेन्नार, पेन्नई ये भी बोलते हैं। कावेरी रिवर के मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि इसको पेरिनियल रिवर क्यों कहा जाता है। ये पेरिनियल रिवर है, अगर आपके ऑप्शन में आए कि पेरिनियल रिवर कौन सी है तो गोदावरी है, साउथ इंडिया की। उसके बाद वेगई के बारे में तो आपने देखा कि हमने एक ही एमसीक्यू से पता नहीं कितने सारे एमसीक्यू यहाँ पे पढ़ डाले हैं। ठीक है, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, यह कंपाइलेशन हम आपके लिए लेकर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which two countries have been conflict over the Nagorno Karabakh region in the South Caucasus। आपने
बहुत दिनों में सुना, बहुत दिनों से सुनते आ रहे होंगे नागोर्नो काराबाख रीजन के बारे में। तो ऑप्शन पहला है अर्मेनिया जॉर्जिया, अज़रबैजान ईरान, अर्मेनिया अज़रबैजान या रशिया तुर्की। इसका आंसर है सी, अर्मेनिया और अज़रबैजान। चलो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो बच्चों के माइंड में ये होगा कि कॉकस क्या है, ये कौन सा रीजन है। तो देखिए कॉकस जो होता है, कॉकस रीजन जो है वो ट्रांस कंटिनेंटल रीजन है। किसके बीच में है? बिटवीन ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बारे में, कैस्पियन सी के बीच में, मतलब कि काला सागर और कैस्पियन सी के बीच में जो रीजन पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? वो है कॉकस रीजन। अगर हम इसमें देखें, मैप की हेल्प से देखें, तो यहाँ पर ये देखिए, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ तो यहाँ पर ये है जॉर्जिया, ये है अर्मेनिया, ये है अज़रबैजान, ठीक है, और यहाँ पे हो गया रशिया, ठीक है। तो ये हमारा है कैस्पियन सी, ठीक है, ये हमारा ब्लैक सी मतलब कि काला सागर। तो ये जो एरिया बढ़ रहा है, ये जो एरिया है, इसको हम कॉकस रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो आपके अगर एग्ज़ाम में भी आ जाए कि कॉकस रीजन कौन सा है, तो आप आराम से उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। हमने कॉकस रीजन के बारे में तो समझ लिया। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में नागोर्नो काराबाख रीजन है। अब हम इसको मैप बना के आपको समझाते हैं कि ये देखिए, ये जो मैं बना रही हूँ, यहाँ पे ये है अर्मेनिया और ये है अज़रबैजान, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पे एक रीजन पड़ता है, यहाँ पे, यही है नागोर्नो काराबाख रीजन, ठीक है, नागोर्नो काराबाख रीजन। लेकिन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो रीजन है नागोर्नो काराबाख, इंटरनेशनली, मतलब कि इंटरनेशनली इसको अज़रबैजान का पार्ट माना जाता है। इसको कॉपी में अपने नोट डाउन कर लीजिए कि अज़रबैजान का पार्ट है। लेकिन इसमें मेजॉरिटी में अर्मेनियन रहते हैं। लोग किसके रह रहे हैं? अर्मेनिया के। लेकिन इंटरनेशनली इसको अज़रबैजान का पार्ट माना जाता है। इसी के बीच में, इसी रीजन को लेके इन दोनों के बीच में लड़ाई रहती है। चलिए ये तो हमने समझ लिया। दूसरा हम ये समझेंगे, एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि जो अर्मेनिया जो है वो लैंड लॉक्ड है या फिर किसी सी से बाउंड्री टच कर रहा है। तो हमारे एग्ज़ाम में अगर आता है कि अर्मेनिया जो है वो लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री मतलब कि इसके चारों तरफ लैंड है, ये देशों से घिरा हुआ है, किसी नदी सी से इसकी बाउंड्री नहीं है। लेकिन अज़रबैजान जो है वो लैंड लॉक कंट्री नहीं है, वो कैस्पियन सी से इसकी बाउंड्री लगती है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट मैंने आपको फिगर फैक्ट्स बता दिया, तो इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। सही है। चलिए अब हमने ये क्वेश्चन भी कर दिया। नागोर्नो काराबाख रीजन यहाँ पर है, अर्मेनिया यहाँ है, अज़रबैजान यहाँ पर है, और जो नागोर्नो काराबाख का रीजन है यहाँ पे ये अज़रबैजान का माना जाता है, लेकिन अर्मेनिया के लोग इसमें रहते हैं। और तीसरा फैक्ट इसमें ये है कि जो अर्मेनिया के जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं नागोर्नो काराबाख में, इन लोगों ने अपनी गवर्नमेंट बना रखी है, लेकिन इनकी गवर्नमेंट को कोई भी रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है, मान्यता इनको नहीं दी गई है। चलिए अर्मेनिया लैंडलॉक है और अज़रबैजान लैंडलॉक नहीं है, ये कैस्पियन सी से टच करता है। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ये देखिए यहाँ पे करेक्ट के बारे में पूछा गया है, ठीक है। करेक्ट के बारे में पूछा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ लॉ से एनफोर्सेबल होती हैं? ड्यूटी टू रिनाउंस द प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन इज़ द वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी। इट इज़ एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, या नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है, पहले देखिए हमें यहाँ पे करेक्ट के बारे में पूछा गया है, इसका सही आंसर है बी। बिल्कुल सही है कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम वुमेन की, महिलाओं की डिग्निटी की रक्षा करें, वो ठीक है। ये आगे चलते हैं, ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी बनती है। चलो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, ये फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में हम देखते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी गई है, वो पहली बात तो पार्ट 4A के अंदर है। दूसरी बात, इसमें केवल एक ही आर्टिकल आता है। कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 51A। इसको ऐड करा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। यहाँ पे दे रखा है 44 नहीं है। दूसरा, ये स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर ऐड करी गई थी। और जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो USSR से ली गई है, ठीक है। और इसमें हमें कितनी मिलती हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ मिलती हैं। दूसरा नेक्स्ट हमारा फैक्ट है कि ये लॉ के द्वारा
कोई भी लॉ बना के या फिर एक्ट बना के हम अपने नागरिकों पे इस पर एनफोर्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ड्यूटी है, ठीक है, ये ड्यूटी है, हम इसको एनफोर्स नहीं कर सकते। तो देखा हमने यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी। ये हमारा क्वेश्चन चल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, और हमने डिस्कस पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन आपको फिगर एंड फैक्ट्स बता दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारे MCQ केवल 8 MCQ नहीं है, ये 30 से 40 MCQ जाएंगे। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एनकरेजमेंट मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही वैल्यू एडिशन वाले वीडियोस लाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हेन सोगी बिस्किट्स आर केप्ट इनसाइड द फ्रिज फॉर सम टाइम्स दे बिकम क्रिस्प। मतलब कि अगर सीले सीले बिस्किट्स को अगर हम फ्रिज में रख दें तो कुछ दिनों बाद वो कुरकुरे हो जाते हैं। अब क्यों होता है? ये देखो आप सबने भी करके देखा होगा, ऐसा होता है, ये सच बात है। तो पहला ऑप्शन है कूलिंग रिलीजेज एक्स्ट्रा मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी इनसाइड द फ्रिज इज़ लो एंड एक्स्ट्रा मॉइस्चर इज़ एब्जॉर्ब्ड। मतलब कि जो फ्रिज के अंदर जो नमी होती है, फ्रिज के अंदर नमी कम होती है, अगर नमी ज़्यादा भी है तो फ्रिज उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तीसरा ऑप्शन है ह्यूमिडिटी इनसाइड दीज हाई एंड एक्स्ट्रा मर्चेंट इज़ एब्जॉर्ब। वो बोल रहा है कि फ्रिज के अंदर नमी ज़्यादा होती है। डी ऑप्शन है प्रेशर इनसाइड द फ्रिज इज़ हाई एंड हेल्प इन रिलीजिंग एक्स्ट्रा मॉइस्चर। वो कह रहे हैं, डी ऑप्शन बोल रहा है कि फ्रिज के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, दबाव बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए एक्स्ट्रा मॉइस्चर रिलीज़ हो जाता है। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है बी, ठीक है, कि ह्यूमिडिटी इनसाइड द फ्रिज इज़ लो एंड एक्स्ट्रा मॉइस्चर इज़ एब्जॉर्ब। ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ये देखते हैं, आप सभी ने अपने जो भी फ्रिज होंगे, जैसे कि हमारे पास फ्रॉस्ट फ्री फ्रिज रहता है। फ्रॉस्ट फ्री फ्रिज का मतलब क्या है कि वो ह्यूमिडिटी को ख़त्म करता है। ह्यूमिडिटी मतलब कि नमी को वो ख़त्म करता है। अब देखिए हमारे फ्रिज ऐसे इसी टाइप के फ्रिज होते हैं हम सबके। यहाँ पे फ्रिज में क्या होता है कि एक आपने पीछे देखा होगा, एक बॉक्स सा लगा होता है फ्रिज के पीछे और उसमें पानी भरा होता है। जब हम फ्रिज को लाते हैं तब वो पानी नहीं होता, लेकिन बाद में पानी, हम कहते हैं पानी कहाँ से भर गया। तो ये वही है कि फ्रॉस्ट फ्री फ्रिज का मतलब है कि ह्यूमिडिटी ख़त्म करना। अब फ्रिज में भी एयर होती है, आप सबको पता है। अब इस एयर में जितनी भी ह्यूमिडिटी होती है वो फ्रिज वहाँ से उसको एब्जॉर्ब करता है और इस बॉक्स में भर देता है। और फ्रिज के अंदर जो एयर है, जो हवा है, उसमें नमी की कमी लाता है। तो उसी की वजह से फ्रिज में अगर हम बिस्किट हम रखते हैं तो वो क्रिस्प हो जाते हैं, उसकी ह्यूमिडिटी ख़त्म हो जाती है। ऐसा फ्रिज क्यों करता है? ऐसा फ्रिज इसलिए करता है, अगर जहाँ पर भी नमी कम होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी, तो चीज़ें कम सड़ेंगी। अगर सड़ेंगी तो बहुत धीरे धीरे सड़ेंगी। आपने अगर नेचुरली देखो तो गर्मियों में हमारी चीज़ें कम सड़ती हैं, वो सूखी रहती हैं, लेकिन बरसात आते ही चीज़ों का सड़ना तेज़ी से शुरू हो जाता है। बस वही इसमें कंसेप्ट है फ्रिज में, कि फ्रिज कूलिंग तो करता ही है, ठंडा तो रखता है, साथ में ह्यूमिडिटी भी रिलीज़ कर लेता है, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो धीरे हो जाए। बस इसी क्वेश्चन में यही पूछा गया है। एक तो हमने पूछा यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ लिया क्रिस्पीनेस, बिस्किट क्यों रहते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम होती है। जब ह्यूमिडिटी होगी नहीं तो नमी नहीं होगी तो वो गलेगा नहीं, और गलेगा नहीं तो वो कुरकुरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस पोएट आमिर खुसरो वॉज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ नवाब असदुल्ला। इसमें आएगा गयासुद्दीन बालबन, मोहम्मद शाह रंगीला या कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें पूछा है कि फेमस पोएट आमिर खुसरो था, वो किसके कोर्ट में एसोसिएट करता था। तो इसका सही आंसर है गयासुद्दीन बालबन। क्या आंसर है? गयासुद्दीन बालबन। अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। जो आमिर खुसरो है उसको पैरट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है, पैरट ऑफ इंडिया बोला जाता था। अब हम लोगों ने बहुत से क्वेश्चन में देखा होगा कि आमिर खुसरो का जब भी क्वेश्चन आता है तो उसके कोर्ट ऑफ, कभी कभी इसमें कभी कभी इसको अलाउद्दीन खिलजी का भी इसका आंसर होता है। वो आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि आमिर खुसरो ने केवल गयासुद्दीन बालबन का ही रीन नहीं देखा था, उसने बहुत सारे राजाओं का शासन देखा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उसने किसका देखा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उन सभी राजाओं के दरबार में उसको एफिलेटेड करा गया था। अब जैसे कि कौन कौन से राजा थे, देखो, एक तो बालबन हो गया, गयासुद्दीन बालबन, दूसरा हो गया कैकुबाद, ठीक है, ये अपनी कॉपी में नोट कर लो, कहीं नहीं मिलेगा आपको। फिर है जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। फिर है अलाउद्दीन खिलजी। फिर है यहाँ पे मुबारक शाह। फिर है यहाँ पे
घियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। फिर है एक MBT मतलब है मोहम्मद बिन तुगलक। तो हमने देख लिया कि बालबन, गियासुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गियासुद्दीन तुगलक और MBT मोहम्मद बिन तुगलक। तो अगर इसमें से भी कोई ऑप्शन आ जाए तो इन सभी कोर्ट में भी था, तो हमारा आंसर गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर द पॉलीगर्स ऑफ द साउथ इंडिया। यहाँ पे हम साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो पॉलीगर के बारे में पूछा गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसमें धोखा खा जाते हैं, मतलब वो भूल जाते हैं क्या है ये। तो पहले तो हम देखेंगे अगर पॉलीगर की बात आई इसका मतलब क्या है, वो साउथ इंडिया से रिलेट करता है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पॉलीगर कहाँ से रिलेट करते हैं, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया या ईस्ट इंडिया, तो हम सबसे बड़ी बात है कि साउथ इंडिया से करते हैं। तो वो पॉलीगर कौन थे, ऑर्डिनरी जमींदार, महाजन्स, टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव, मिनिस्ट्री गवर्नर या फिर न्यूली एनरिच ट्रेडर। तो इसका सही आंसर है ये वाला, टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री गवर्नर। इसका मतलब जो पॉलीगर थे वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते थे, साथ में वो मिलिट्री गवर्नर भी कहलाए जाते थे साउथ इंडिया में अगर बात करें। अब ये साउथ इंडिया में बात करें तो ये कौन कौन किसकी डायनेस्टी में ऐसा बोला जाता था पॉलीगर का नाम। तो एक था विजयनगर, ठीक है, विजयनगर के बारे में, विजयनगर हो गया। उसके बाद ककातिया डायनेस्टी, ठीक है। तीसरा है मदुरई नायक्स। ये देखिए ये हमारा आंसर क्वेश्चन हो गया कि पॉलीगर्स साउथ इंडिया में कहाँ कहाँ थे, मतलब कौन कौन इनको अपॉइंट करता था, किस किस के रीन में, किस किस की डायनेस्टी में। तो ककातिया डायनेस्टी हो गई, विजयनगर हो गया और नायक्स हो गया। और ये क्या थे, टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री गवर्नर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है, अभी अभी हुई है ये एक्सरसाइज, हरिमऊ शक्ति। आप इसको याद रखना, हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज कौन सी है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, किस किस के बीच में होती है, इंडिया मलेशिया, इंडिया चाइना, इंडिया मंगोलिया, इंडिया यूके। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है इंडिया और मलेशिया, ठीक है। हरिमऊ शक्ति, ठीक है। अगर यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो इस साइड में यहाँ पे पड़ता है मलेशिया और ये है इंडिया। तो इन दोनों के बीच में क्या है, हरिमऊ शक्ति। आप इसको मैप से ध्यान से अपनी आंखों में रिटेन कर लो, ध्यान से छाप लो अपने दिमाग में कि इंडिया और मलेशिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हो गई, हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज हो गई। चलिए अगर हम देखें इंडिया और चाइना के बीच में भी होती है, चाहे हमारी लड़ाई है चाइना से, लेकिन उनके बीच में होती है, वो कौन सी होती है, हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ, ये एक्सरसाइज हो गई। फिर है इंडिया और मंगोलिया, ठीक है। मंगोलिया की बात करें तो वो चाइना से ऊपर, हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पड़ता है, ऊपर की साइड चाइना से ऊपर पड़ता है मंगोलिया। तो मंगोलिया में है नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं जो कि आपको केवल एक MCQs में बहुत सारे MCQs हो रहे हैं आपके, ठीक है, ध्यान में रखना। इंडिया और यूके में क्या है, अजय वरियर एक्सरसाइज, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम में इंडिया और यूके के बीच में कौन सी होती है, अजय वरियर। ये कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए हमारे 8 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और आपने अभी देखा कि आपकी स्टडी में कितना वैल्यू एडिशन हो गया है, कितना ज़्यादा, ठीक है। इन सबको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, समझ में नहीं आया है, तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। चलिए, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों का शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।